उन कोऑपरेटिव बैंक्स को जिन्होंने अपना अच्छा व्यवसाय किया है, उन सभी को यहां पे सम्मानित करवाया है। एक अच्छी पहल है और अच्छा होता कि उनको 1-2 मिनट उनके भाषण यहां पर उनकी सक्सेस स्टोरी पर भी होने चाहिए थे, जिससे अन्य लोग भी उस दिशा में कार्य करते हुए, क्योंकि उनके जीवन की सक्सेस स्टोरी इस पूरी कहानी को एक नई गति दे सकता है, एक नई ऊंचाई दे सकता है। उन्होंने जमीनी धरातल पर, आपने देखा होगा, कसिया मिल्क प्रोड्यूसर दिव्यांग जनों का मिल्क कलेक्शन का एक प्रोड्यूसर है ग्रामीण क्षेत्र में। अलग विषय है कि कसिया हमारे कृषि मंत्री जी का क्षेत्र रहा है, वो भी उनको नहीं पहचान पा रहे थे। मैंने कहा ये आपके क्षेत्र का, मैं वही परिचय करा रहा था। अगर मंच पर उनको उनकी सक्सेस स्टोरी के लिए कि दिव्यांग जनों को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, हमारे अन्नदाता किसानों को, प्रगतिशील किसानों को, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले कारीगर और हस्तशिल्पियों को, सहकारिता के प्रति रुचि रखने वाले हमारे जितने भी उस क्षेत्र के योद्धा हैं, इनको थोड़ा भी हम प्रोत्साहित करें तो एक अच्छी प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। और उनकी सक्सेस स्टोरी आज यहां पे जब मुझे अपने दोनों वरिष्ठ साथियों, कृषि मंत्री जी के साथ में और वित्त मंत्री जी के साथ में उन्हें सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा था, मैं उनसे ही पूछ रहा था कितना आपका टर्नओवर है, कितना आप कमा पाते हैं। और सभी का बहुत एक अच्छा कार्य उन लोगों ने किया है। हमें इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि सरकार की नीयत साफ है। आपने देखा होगा, अगर हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। पहली बार देश के अंदर आजादी के बाद कोऑपरेटिव एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। एफपीओस को हर एक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। महिला स्वयंसेवी समूह को आपने अभी देखा होगा, इस बार के यूनियन बजट में लखपति दीदी को सी मार्ट के रूप में अब उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रोडक्ट उनके द्वारा वहां तैयार किया जाता है, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। यह भी आज इस बार के यूनियन बजट में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है। अनेक प्रोत्साहन इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं और परिणाम है कि थोड़ा सा गाइड और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो ये सभी सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। बहनों और भाइयों, यही प्रोग्रेस की स्थिति देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य का है। हमें याद करना होगा, यह प्रकृति और परमात्मा की विशेष अनुकंपा है कि जो नियम देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पे लागू होते हैं, वही चीज भारत में यूपी पे लागू होते हैं। एकदम वही परिस्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं। 17 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी? कहां थे हम? न विकास था, न रोजगार था। प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में वे लोग हावी थे जो जहां का सबसे बड़ा माफिया था वो उसमें हावी था। कोऑपरेटिव सेक्टर चौपट। 16 जिला सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया था और बंदी का आदेश कर दिया था। और आज ये 16 में से 15 प्रॉफिट में आ गए हैं, 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है। टैक्स की संख्या बढ़ी है,
हमने उनके टर्नओवर को बढ़ाया है, उनकी क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया है और खाद वितरण के कार्य के लिए सहकारिता विभाग ने थोड़ा मैन पावर की शॉर्टेज की है, लेकिन उसको पूरा भर देते तो देश के अंदर सबसे अच्छा फर्टिलाइजर वितरण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और होता है। कृषि और सहकारिता मिलकर के उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाए, थोड़ा सा प्रयास हुआ, आज वही सहकारिता फिर से एक नए आंदोलन अभियान के रूप में आगे बढ़ चुका है। यानी सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि यह तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उसकी ब्रांडिंग की, मार्केट से जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा। आज परिणाम है हम सबके सामने। इस एक्सपोर्ट के बाद हमारे वित्त मंत्री भी कर रहे थे, कुल 84,000 करोड़ का यहां से यूपी के अंदर कुल एक्सपोर्ट होता था। आज इसकी संख्या बढ़ करके 1,86,000 करोड़ का हो चुका है। पूरे देश के अंदर ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर जाते हैं तो एमएसएमई से जुड़े हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट को ही दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट के रूप में देते हैं। बहनों और भाइयों, एफपीओज की क्या ताकत है? हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों से यूपी ट्रेड शो का आयोजन करना प्रारंभ किया है ग्रेटर नोएडा में, और इसमें गत वर्ष में देख रहा था सबसे अच्छा सराहा गया था वो था यूपी के एफपीओज को। यूपी के एफपीओज जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मैं बाहर भी प्रदर्शनी लगी हुई थी वो देख रहा था। यानी हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ नया हुआ है, चाहे वह महिला स्वयंसेवी समूह हो, एफपीओज हो, एमएसएमई सेक्टर हो या कोऑपरेटिव का सेक्टर। हर एक सेक्टर की जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को आज एक नई उड़ान मिली है। और हमारा मानना है, अभी मैंने पिछले दिनों स्टेट टेबल बैंकर्स कमेटी की बैठक भी की थी। आज से 8-9 वर्ष पहले यूपी के अंदर जो हमारा क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो था, यह मात्र 43% था। आज ये बढ़ करके 61% हुआ है और मैंने टारगेट दिया है कि इसको हर हाल में इस वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च तक 62% पहुंचाना है और 26-27 वित्तीय वर्ष के लिए इसका टारगेट 65% का भी दे दिया कि 65% तक इसको लेके जाना है। मैंने 2025 में जब एसएलबीसी की बैठक की थी तब यह 56% था, और उस समय जब मैं देख रहा था तो उस समय हमारे 7 जनपद ऐसे थे जहां पे 40% का सीडी रेशियो था। उनमें प्रयागराज भी था, अयोध्या भी था। अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज और अयोध्या
40% से ऊपर में आ चुका है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारे अब 40% से ऊपर आ चुके हैं। केवल 3-4 जनपद हैं जो 40% से नीचे हैं, उसमें भी हम तेजी के साथ कार्य करने जा रहे हैं। और मैंने बैंकर्स से इस बारे में अपील की थी कि वे थोड़ा शर्तों को रिलैक्स करें, सपोर्ट करें, एक पॉजिटिव भाव आना चाहिए। लेकिन यह तभी हो पाएगा, सेमिनार का मतलब अच्छा है, उद्घाटन सत्र आपने किया, छोटे छोटे समूह बनाकर ट्रेनिंग दीजिए एफपीओज को, किस सेक्टर में वो काम करना चाहता है, मास्टर ट्रेनर तैयार करके उनको ट्रेनिंग और फिर बैंक से उसका लिंक कर दिया जाए। लोन कम करें, हमने किया है उत्तर प्रदेश के हमारे लघु और सीमांत किसानों के लिए। सहकारिता के फील्ड में जब उनको लोन दिया जाता था 11% उनसे इंटरेस्ट लिया जाता था। बैंक उनका घाटे पे था क्योंकि या पैसा उनका डूबता था। हमने कहा भी इसको कम करो, आज कोऑपरेटिव में उसको कम किया है। अब हमने कहा कि भाई प्रयास होना चाहिए कि हम 5 से 6% में उनको किसानों को लोन उपलब्ध करवाएं। शेष गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उसको। आप देखना लघु और सीमांत किसान को आसान किस्तों में अगर लोन मिलेगा तो वह तेजी के साथ अपने यहां निवेश भी करेगा, खेती में पैसा लगाएगा। दूसरा, यह आवश्यक नहीं कि जैसी परिस्थिति देश के अंदर अन्य राज्यों में है निवेश की, खेती में लागत की, उतना यूपी भी करे। यूपी में उतनी लागत नहीं आएगी, कम आएगी। और कृषि मंत्री जी का भी ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, यूपी में कम आएगी। इसलिए कम आएगी क्योंकि यूपी देश ही नहीं दुनिया का पहला ऐसा क्षेत्र है जहां पर 86% लैंड हमारे पास सिंचित है, सिंचित भूमि है या सिंचाई की बेहतर सुविधा है। सबसे ज्यादा लागत बीज में, सिंचाई में और किसी एक तकनीक को अपनाने में किसान खर्च करता है। इतनी अच्छी फर्टाइल लैंड, अच्छा बीज उपलब्ध करवा दें, समय पे बीज उपलब्ध हो जाए, सिंचाई के साधन हैं, तो उसकी लागत अपने आप ही कम आ जाती है। अन्य जगहों में सिंचाई की लागत ज्यादा है, हमारे यहां तो किसान, ज्यादातर किसान 40% किसान हमारा ऐसा है जो किसान ट्यूबवेल पे निर्भर करता है। 16 लाख ट्यूबवेल ऐसे हैं जो बिजली से चलते हैं। उन सबको हम, उन सभी किसानों को फ्री में बिजली दे रहे हैं। नहरों से होने वाली सिंचाई, यह सिंचाई फ्री में है। यानी हम ज्यादातर फ्री में देते हैं और इसके साथ ही लगभग 1 लाख किसानों को सोलर पैनल भी दे रखे हैं। मैंने वित्त मंत्री से कहा है कि भाई प्रयास करना चाहिए कि हम इन सभी किसानों को जो ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, इनको अगर सोलर पैनल दे दें और सोलर पैनल के माध्यम से कोई एक अच्छी व्यवस्था आगे बढ़ा दें तो उनको भी आसान होगा और गवर्नमेंट को भी आसानी होगी। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ट्रेनिंग के कार्यक्रम को जोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे स्तर पर। मास्टर ट्रेनर करिए, कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़िए, कृषि विश्वविद्यालयों को अपने साथ जोड़िए, कोऑपरेटिव को अपने साथ जोड़िए और ये लोग फिर इनको टारगेट दीजिए कि भाई ट्रेनिंग आप कराइए, हमारा एक मास्टर ट्रेनर आपके साथ रहेगा। एफपीओज की ट्रेनिंग हो, किस सेक्टर में, वहां की संभावनाएं क्या हैं, बैंकर्स इसके साथ जुड़े, अपना सीएसआर का पैसा इसमें लगाए। याद रखना, उससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, बैंक का भी बिजनेस बढ़ेगा। नाबार्ड को, रिजर्व बैंक को, अन्य बैंकर्स को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करने को तैयार है। और आज यूपी के अंदर प्रयास जो प्रारंभ किया गया, परिणाम क्या है?
जो यूपी बीमारू राज्य था, आज वह देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के साथ ही भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन करके भारत की इकोनॉमी को एक मजबूती प्रदान कर रहा है। आप याद करिए ना, आज से 10 वर्ष पहले यूपी का शेयर भारत की इकोनॉमी मात्र 8% रह गया था, आज हम 9.5% तक पहुंचे हैं। यूपी भारत के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य था, हमारे पास सबसे अच्छा मैन पावर भी था, सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड भी थी, सबसे अच्छा जल संसाधन भी था, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान 8% रह गया था और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी देश के अंदर 8वें 9वें स्थान पर थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। याद करिए 16 में यूपी की जो अर्थव्यवस्था थी, ये मैं भी नाबार्ड के उससे बोल रहा हूं और ये मेरे आंकड़े भी थे, क्योंकि हम लोग यहां पे वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसके तहत भी 2016 में केवल 11,70,000 थी और इस वित्तीय वर्ष में यानी 31 मार्च तक 36 लाख करोड़ तक पहुंचेगी। 36 लाख करोड़ की एक यात्रा है ये यात्रा दिखाती है कि नियत साफ हो तो परिणाम भी, रिजल्ट भी स्पष्ट सामने आते हैं और वही परिणाम है ये, जो परिणाम आज हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिल रहे हैं। इस परिणाम का इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है यूपी के अंदर 16 में पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय 43,000 थी, आज ये बढ़कर के 1,20,000 तक पहुंची है। 1,20,000 यानी लगभग 3 गुना। हमने फिस्कल डेफिसिट 3% से कम है यूपी का, यानी देश के किसी भी राज्य में अगर आप जाएंगे तो वहां पे सबसे वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण। और यूपी गत 5 वर्ष से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है और अब तो यूपी यानी 4 वर्ष में, यानी हम पिछले 5 वर्षों से रेवेन्यू सरप्लस भी है। टैक्स रेवेन्यू में 60% की वृद्धि और पिछले 8 वर्ष में 9 वर्ष में हम लोगों ने कोई भी नया टैक्स उत्तर प्रदेश के नागरिकों पे नहीं लगाया, किसी भी नागरिक पे नहीं लगाया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि देश के अंदर डीजल पेट्रोल सबसे कम दाम पर यूपी के अंदर मिलता है, उस पर वैट सबसे कम यूपी के अंदर है। यानी कार्य करने की क्षमता सरकार की जब होती है तब यह आज रिजल्ट आते हैं और उस रिजल्ट का परिणाम है कि आज यूपी देश के अंदर नंबर 2 की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। 8 से हम नंबर 2 पर आ गए। यूपी की जो गति है कृषि क्षेत्र में ही अगर आप देखेंगे, आज से 8-9 वर्ष पहले यानी सरकार ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, सरकार खड़ी हुई किसानों के साथ में, सिंचाई की क्षमता बढ़ाई, बीज सही दिए, उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम को जोड़े, कृषि विज्ञान केंद्र जो ठिफंड पड़े हुए थे, बंदी के कगार पर थे, बंजर पड़े हुए थे, जब थोड़ा कृषि विभाग ने उसमें मेहनत की, आज परिणाम क्या है? कृषि विकास दर यूपी की 8% से बढ़कर के अब 18% से ऊपर हो चुकी है, 18% से ऊपर चल रही है। यानी ये लगातार वे आंकड़े हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है और ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के द्वारा थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो परिणाम आ सकते हैं। हमारा जो मानना है कि 26-27 के लिए जो हमारा 3 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण है, यह 13% पहले की तुलना में बढ़ा है और
हम लोग इस बात को मानते हैं कि टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, यह इस दिशा में हमें नए निवेश को आगे बढ़ाना होगा। याद करना, हमारा अन्नदाता किसान मेहनत कर सकता है, लेकिन जब तक वैल्यू एडिशन के साथ हम उसको जोड़ेंगे नहीं, वह लाभकारी नहीं होगा उसके लिए। एमएसपी यानी 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना दाम, तो उसको एमएसपी के माध्यम से गारंटी मिल सकती है, लेकिन उसको ज्यादा मुनाफा कमाना है तो वैल्यू एडिशन के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। एफपीओज उसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, ज्यादा मुनाफा उसको दे सकते हैं। 17 के पहले यही बीमारी थी यूपी के अंदर। एक तो शासन की योजना का लाभ सीधे किसान को नहीं मिलता था, इसका लाभ बिचौलिया लेते थे। आज हम सीधे पैसा किसान के खाते में डाल रहे हैं, किसान को उपलब्ध करवा रहे हैं, और इसलिए इस दिशा में हम लोगों को नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एमएसपी हम सीधे अब डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में डाल रहे हैं। यूपी ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, मुझे लगता है कि हमें एक्सपोर्ट की दिशा में आज देश के अंदर यूपी ने खाद्यान्न के लक्ष्य को बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ाया है। यानी अगर कृषि योग्य भूमि देश के अंदर देखेंगे तो यूपी के पास भारत की आबादी का 17% यूपी में निवास करता है, लेकिन कृषि योग्य भूमि मात्र 11% है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन यूपी के अंदर हमारा अन्नदाता किसान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% से अधिक उत्पादन के लिए अकेले यूपी कर रहा है, उत्तर प्रदेश कर रहा है। और ये 21% जो अन्नदाता किसान पैदा कर रहा है, इसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ना, जो खाद्यान्न पैदा हो रहा है, इस खाद्यान्न को एक्सपोर्ट के योग्य बनाना। ग्लोबल मार्केट की डिमांड क्या है, कैसे, क्या क्वालिटी चाहिए। स्वाभाविक रूप से फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड की मात्रा न्यूनतम हो, उसको न्यूनतम करने की दिशा में नेचुरल फार्मिंग एक नया विकल्प आपके सामने है। जिन किसानों ने किया है अच्छी प्रोग्रेस की, लागत कम हुई है उनकी, 12 से 15 हजार की बचत पर एकड़ में हुई है। उस दिशा में हमें प्रयास करना होगा। तकनीक कैसे इसमें आगे एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। हमने इस बार देखा है, डीएसआर पद्धति से धान पैदा करने वाले किसानों ने 2.5 गुना अधिक मुनाफा कमाया है, अधिक पैदावार उनके खेतों में हुई है। लागत कम हुई है लेकिन पैदावार ज्यादा हुई है, और लागत कम, प्रोडक्शन ज्यादा। जब ज्यादा होगी किसान अपने आप उससे मुनाफा कमाएगा। आप गन्ना किसानों को देखें ना, प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी। सन 2000 से 2017 के बीच में गन्ना किसानों को कुल 2,14,000 करोड़ का भुगतान हुआ है 17 वर्षों में, 2,14,000 करोड़ का। और 17 से लेकर के 25 के बीच में, इन 9 वर्षों में, यानी 8-9 वर्षों में हम लोगों ने 3 लाख करोड़ अन्नदाता किसान के खाते में, गन्ना किसानों के खाते में सीधे पैसा दिया है। यानी 17 वर्ष में जितना नहीं हुआ उसके आधे वर्ष में उससे भी हम लोगों ने 86,000 करोड़ अधिक किसान के खाते में भेजा है पैसा। आज 1 कुंटल का हम 400 रुपया अन्नदाता किसान को दे रहे हैं, गन्ना किसान को दे रहे हैं। ये सरकार के द्वारा की गई प्रक्रिया, यानी उस दिशा में उठाए गए कदम हैं, और इसके माध्यम से लाभान्वित होने वाले किसानों का है। आज यूपी इथेनॉल उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 पर, गन्ना उत्पादन में देश के अंदर कुल गन्ना उत्पादन 55% केवल यूपी कर रहा है। चीनी देश के अंदर यूपी उत्पादन नंबर 1 पर यूपी है। इथेनॉल उत्पादन कुल उत्तर प्रदेश के अंदर 41 करोड़ लीटर होता था, अब यह 182 करोड़ लीटर है, जो देश के अंदर नंबर 1 पर है। और यह केवल इथेनॉल, ब्लेंडेड पेट्रोल, शुगर, इथेनॉल सेक्टर का, यानी अब यह
एक एश्योर्ड कैश फ्लो है अन्नदाता किसान के खाते में, एक श्योरिटी है। ये पैसा कहीं नहीं जाना, किसान के खाते में जाना है। जो पहले पेट्रो डॉलर के रूप में बाहर जाता था, आज वही पैसा हमारे अन्नदाता किसान के खाते में जा रहा है इथेनॉल ब्लेंडेड के माध्यम से। और उस कार्यक्रम को भी हम इन चीजों के साथ जोड़ रहे हैं। यह एक इसके साथ देखने को हम सबको मिली है। हम लोगों को इस दिशा में कार्य करना होगा। डिजिटल गवर्नेंस में ई-केसीसी पोर्टल में ऋण स्वीकृति का समय ये काफी कम हो चुका है। यानी जो पहले 3-4 सप्ताह लगता था, जो घट करके, याद करो ना, पहले किसान जाता था और इसके माध्यम से जब वह केसीसी के माध्यम से ऋण लेने का प्रयास करता था तो उसमें कम से कम 25 दिन से लेके 1 महीना लगता था। आज वह ई-केसीसी के माध्यम से मात्र 5 मिनट का समय लग रहा है। 5 मिनट के अंदर उसको ऋण की सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन इसको हमें और सशक्त करना होगा। अन्नदाता किसान और सरकार आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग खेती में कैसे हो सकता है, इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ा रही है। और इस दिशा में हम लोगों ने, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी प्रेरणा से केंद्रीय बजट में भी इस बार एआई कृषि प्लेटफॉर्म की घोषणा हुई है। और इस दिशा में एक नए प्रयास को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है, जो मैंने यहां पे पहले भी कहा, कुछ मॉडल जो हमारे सामने आज यहां प्रस्तुत किए गए थे, दिव्यांग जनों का, कसियां मिल्क प्रोड्यूसर का, यानी उनका एफपीओज दिव्यांग जनों का है। 1005 सदस्य हैं इस एफपीओज में। साई जी आप ही के पुराने क्षेत्र से हैं और इन 1005 सदस्यों के साथ आपको एक बार बैठना चाहिए, स्वयं वहां कसिया में जाकर के। एक बड़ा कार्यक्रम होगा ये, एकदम ठीक उसी तर्ज पर जैसे बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने किया था बुंदेलखंड में। ये वही एक सक्सेस स्टोरी है। और मैं तो इन दिव्यांग जनों का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां पर हम लोग ये मानते थे कि ये सेक्टर कमजोर है, इन लोगों ने आंखों को खोलने वाला कार्य किया। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अभिनंदनीय कार्य किया है। इस प्रयास के लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं, इन्हें बधाई भी देता हूं। यह एक सक्सेस स्टोरी है। मथुरा की 750 महिला नेतृत्व देने वाली सरसों उत्पादन कंपनी, आप याद करिए, मथुरा में मैं भी बाहर उनकी प्रदर्शनी को भी देख के आया हूं। मस्टर्ड ऑयल को कैसे उन्होंने प्रोसेसिंग के माध्यम से अच्छा मुनाफा कमा रही है। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, हम भी इस दिशा में कार्य करेंगे। आज कोऑपरेटिव का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। आपने देखा होगा अभी सहकार से समृद्धि की ओर डिजिटल, इसका डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों से आज सहकारिता में सुशासन और जवाबदेही भी इसमें सुनिश्चित हुई है। हम इस दिशा में पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और इसमें हम लोगों के द्वारा प्रयास, हम लोगों ने, हमारा पूरा प्रयास होगा कि यह गवर्नमेंट इस दिशा में कार्य करे। और यूपी देश के अंदर पहली गवर्नमेंट है जो विश्व बैंक के साथ एग्रीटेक पर कार्य कर रही है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वोमेन, एग्रीटेक और यूथ एंटरप्रेन्योर्स पर आज हम फोकस करें। बैंक के विकास, जो इंटरेस्ट रेट है, इसको हमें कम करना होगा। ट्रेनिंग को फोकस करना होगा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जो क्लाइमेटिक जोन हैं या जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनके लोकेशन भी उसी रूप में स्थापित हैं। इन सब को केंद्र बना करके अगर हम कार्य करेंगे तो कोई कारण नहीं कि आज का जो एक क्रेडिट सेमिनार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 में भारत को
तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने और 29-30 में यूपी जैसे राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मददगार होगा। यानी यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल की जो हम बात करते हैं, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल उस हमारी कार्य क्षमता से, कार्यदक्षता से वह हम सबको दिखाई देगा। और वह समय तब आएगा, वह समय होगा जब यूपी विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और इस प्रकार के सेमिनार उसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन हमें इसको छोटे स्तर पर ट्रेनिंग के साथ, स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ, उस प्रकार के मास्टर ट्रेनर को पहले से तैयार करके और फिर उनको उन लोगों के बीच में भेज करके जो जिस सेक्टर से संबंधित कार्य करना चाहता है, एफपीओज के लिए, एमएसएमई के लिए, या फिर लखपति दीदी जो सी मार्ट के रूप में जिन्हें आगे बढ़ाना है, या कोऑपरेटिव सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में अगर हम कार्य कर पाएंगे तो उसके बेहतर परिणाम आएंगे। मैं आज के इस सेमिनार के लिए नाबार्ड को, सभी बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करूंगा कि इसको और व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का आप कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।